नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल लिटरेचर में स्वागत है। साथियों, हम लाए हैं नेक्स्ट टर्म लिटरेरी टर्म्स का नेक्स्ट वीडियो लेकर और इस वीडियो में हम कवर करेंगे सारे लिटरेरी टर्म्स जो अल्फाबेट बी से स्टार्ट होते हैं। So let's jump into the video. हमारा पहला टर्म है बैले। डेफिनेशन देखते हैं। A ballet is a song transmitted orally which tells a story. यानी बैले एक तरह का गीत होता है जो ओरली कोई गायक सुनाता है और उस गीत के द्वारा वो कोई एक कहानी कोई एक गाथा सुनाता है। कहानी सुनाता है यानी हम हिंदी में कह सकते हैं कि एक प्रकार का गाथा गीत है। A ballet is a poem with a story usually simple and varying in size. यानी बैले, ये एक और सेकंड डेफिनेशन दी गई है कि बैले एक तरह की कविता होती है जिसमें उस कविता के द्वारा एक कहानी सुनाई जाती है। वो कहानी बहुत ही साधारण सिंपल तरीके से बताई जाएगी, लेकिन उसका साइज वैरी करता है, डिपेंड करता है जो गायक है उस कहानी को किस तरह से प्रस्तुत करता है। आपको बताते चले कि मिडीवल एजेस में, एंशिएंट टाइम्स में जो बैलेस होते थे उसमें कई बार गायक जो सिंगर्स हुआ करते थे वो बीच बीच में कुछ डायलॉग्स भी इनपुट किया करते थे। It deals with patriotic और romantic themes. बैले जो है बेसिकली जो गाथाएं सुनाई जाती थी उसमें या तो रोमांस की होती थी, प्यार की होती थी, या फिर बहुत ज्यादा जैसे कि कोई वीर गाथा हुई या कोई देशभक्ति की गाथा हुई, इस तरह की कहानियां सुनाई जाती थी। या फिर हो सकता है कि कोई ट्रेजेडी हो गई है, जिस ट्रेजेडी को एक कहानी के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। इट इज एसोसिएटेड विथ फोक ट्रेडिशन। यानी पहले जो गीत गाकर कहानी सुनाना, ये जो प्रथा थी वो एक तरह की लोक प्रथा थी, क्योंकि ये जनरली बताते चले कि पहले जो है ये पहले शुरुआत में जब ये लोग गाते थे, जो लोग एक गांव से दूसरे गांव घूमते रहते थे अपनी जीवनी के लिए, वो लोग इस तरह के गाथाएं जो है गाने के रूप में सुनाते थे और एक जगह से दूसरे जगह भटकते थे तो अपने पास टाइम में ये सब गीत गाते थे। इससे कई बार उनकी अर्निंग्स भी होती थी। इट इज ट्रेडिशनली अ कोर्ट ट्रेन। यानी बैले में जो स्टैंजास होती हैं वो 4 लाइंस की होती हैं, क्वार्ट्रेन्स होती हैं। और राइमिंग स्कीम अगर बैले की बात करें तो मोस्ट कॉमन तो वैसे ए बी है, लेकिन ए बी सी बी भी पाया गया है। तो बैलेस जो लिखी गई उनकी राइमिंग स्कीम या तो ए बी सी बी होता है या फिर ए बी। अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। कोलरिज की द एंशिएंट मरीनर और जॉन कीट्स की ला बेले डेम सैंस मर्सी, सर वॉल्टर स्कॉट्स की द ले ऑफ द लास्ट मिन्स्ट्रेल, ये सब कॉमन पॉपुलर बैलेस लिखी गई हैं। हमारा नेक्स्ट टर्म है बेथोस। A change from a serious subject to a disappointing one or from sublime to ridiculous. यानी जब कोई ऑथर या पोएट अपना वर्क लिख रहा हो और वो ऐसा कोई सीन क्रिएट करना चाहे जिसमें बहुत ही ज्यादा इमोशनली इंटेंस सीन हो, उसके लिए वो बहुत बेतहाशा, वो एब्सर्ड बहुत सारे मेटाफॉर्स यूज करता है, बहुत डिस्क्रिप्शंस, आइडियाज बहुत एक साथ पुल इन कर देता है। और ऐसा करने में वो सीरियस टॉपिक को एक ह्यूमरस टच दे देता है। यानी एक सीरियस टॉपिक को वो एक हास्यप्रद चीज बना देता है। इस चेंज को हम कहते हैं बेथोस। एक्चुअली अलेक्जेंडर पोप ने ये कॉइन किया था, ये टर्म सबसे पहले अलेक्जेंडर पोप ने रखा था इसको। जनरली ये शब्द यूज किया था क्रिटिसाइज करने के लिए। किसको? वो जो उस जमाने की जो नॉवलिस्ट और पोएट्स जो नए नए होते थे और वो ऐसा ही करने की क्रिया में, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया, अच्छा सीरियस मैटर को क्रिएट करने के चक्कर में वो उसको हास्यप्रद टच दे देते थे। तो उन सब नॉवलिस्ट और पोएट्स को क्रिटिसाइज करने के लिए अलेक्जेंडर पोप ने ये टर्म निकाला था, बेथोस। Alexander Pope coined the term bathos originally in 1727 to criticize bad novelists and poets. और एक चीज बताते चले कि बेथोस जो है ये एक ग्रीक टर्म से लिया गया है जिसका अर्थ होता है डेप्थ। इसी वजह से जब वो डेप्थ में पोएट जाने की कोशिश करता है और अपने सारे लिटरेरी टेक्निक्स यूज करता है, लेकिन वो
यूज करने में उसको इस तरह से यूज करता है कि उसको ह्यूमरस बना देता है। ओरिजिनली ये अनोविंगली ऑथर्स और पोएट्स करते थे, जानबूझकर नहीं करते थे। वो करना कुछ चाहते थे और हो कुछ और जाता था। लेकिन अब इस मॉडर्न टाइम्स में वेथॉस जो है नोविंगली ऑथर्स एंड पोएट्स क्रिएट करते हैं कि बहुत एक सीरियस चीज को सीरियस सीन में मे बी एक आध जोक्स डाल दिया या कुछ कॉमिकल करने की कोशिश कर ली, एक सीरियस टोन की चीज चल रही हो, सीरियस सीन चल रहा, उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट देकर उसको थोड़ा ह्यूमरस कर लिया। अब एक मैं पैराग्राफ रीड करती हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा, देखिएगा। यहाँ डायलॉग्स चल रहा है, मैरी और जॉन के बीच में कॉन्वर्सेशन चल रहा है। सुनिएगा, मैरी बोलती है, जॉन, once we had something that was pure and wonderful and good. What's happened to it? John, you spent it all. तो अगर आप देखें तो मैरी बहुत सीरियस टोन में बोल रही है कि हम दोनों के बीच बहुत ही पवित्र, बहुत ही गहरा, बहुत नोबल तरीके का लव था, और उसका क्या हुआ, मतलब वो जो रिश्ता हम लोग के बीच इतना पवित्र था, उसको उसको क्या हो गया। और जॉन ने क्या किया। अब अगर उसका टोन देखे, इतने सीरियस टोन में मैरी थी और उसमें लेटर ऑन जॉन का रिएक्शन ह्यूमरस हो गया कि तुमने वो सारा कुछ स्पेंड कर दिया, खर्च कर दिया। ये चेंज हुआ सीरियस टोन से, एक सीरियस टोन से उसने बिल्कुल उसको सबलाइन फॉर्म या बिल्कुल ही बिल्कुल उसको रिडिकुलस बना दिया। तो ये चेंज हुआ सबलाइन से रिडिकुलस की ओर। हमारा अगला टर्म है ब्लैंक वर्स। इट इज एन iambic pentameter verse of 5 feet in its unrhymed form. अच्छा, ब्लैंक वर्स की डेफिनेशन तो देख ली। अब देखिए, जब भी पोइट्री लिखी जाती है तो पोइट्री लिखने के तीन तरीके होते हैं। एक तो होता है फॉर्मल फॉर्मल वर्स, जिसमें कि राइमिंग और रिदम, राइमिंग पूरी तरह से फॉलो होती है। राइमिंग यानी तुकबंदी, यानी जैसे कि कुक एंड लुक, ये राइमिंग वर्ड्स हुए। तो जो एंड के वर्ड्स जो राइम होते हैं, तो राइमिंग जो है फॉर्मल वाले वर्स में राइमिंग भी होती है और मीटर के नॉर्म्स भी फॉलो होते हैं। और दूसरा वाला आता है फ्री वर्स। फ्री यानी बिल्कुल उसमें कोई पाबंदी है ही नहीं, न मीटर की पाबंदी होती है, न राइमिंग स्ट्रक्चर की पाबंदी होती है, यानी कोई तरह की पाबंदी नहीं होती है फ्री वर्स में। ब्लैंक वर्स कुछ इन बिटवीन है। इन बिटवीन इन द सेंस कि ये पोइट्री या वर्क का एक ऐसा वर्स लिखने का एक ऐसा तरीका होता है जिसमें कि मीटर तो फॉलो होता है लेकिन राइमिंग स्ट्रक्चर नहीं होता है। अनराइम्ड स्ट्रक्चर होता है लेकिन मीटर के रूल्स फॉलो होते हैं। और जनरली, हमेशा नहीं लेकिन जनरली, ये जो लाइंस होती हैं ये आयाम्बिक पेंटामीटर में होती हैं। अब आई एम क्या होता है? आई एम वन पेयर ऑफ सिलेबल्स, यानी एक जोड़े सिलेबल्स का होता है। एक आई एम यानी एक जोड़ा सिलेबल्स का, जिसमें पहला अनस्ट्रेस्ड होगा फिर स्ट्रेस्ड होगा, तो वो एक आई एम हुआ। अब आयाम्बिक पेंटामीटर यानी ऐसे 5 जोड़े हुए, यानी टोटल 10 सिलेबल्स की एक लाइन होगी ब्लैंक वर्स में। फिर से मैं याद दिला दूं कि पोएट्री जो ब्लैंक वर्स में होती है वो हमेशा आयाम्बिक पेंटामीटर में हो, ऐसा जरूरी नहीं है। दूसरी भी टाइप्स ऑफ ब्लैंक वर्स पोएट्री होती है, जैसे ट्रॉकी ब्लैंक वर्स, एनापेस्ट ब्लैंक वर्स, लेकिन कॉमनली आयाम्बिक पेंटामीटर में ही ब्लैंक वर्स देखी गई है। तो ब्लैंक वर्स क्या हुई? आयाम्बिक पेंटामीटर में लिखी हुई अनराइम्ड लाइंस को हम ब्लैंक वर्स कहेंगे। Blank verse poetry has no fixed number of lines. उसकी नंबर ऑफ लाइंस फिक्स्ड नहीं होती हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर क्वार्टरेन होता तो उसमें 4 लाइंस तय थी, है ना। अब स्पेंसेरियन स्टैंजा होता तो उसमें 9 लाइंस तय थी। लेकिन ब्लैंक वर्स पोएट्री में कोई फिक्स नंबर ऑफ लाइंस नहीं होती। यूज्ड फॉर वर्स ड्रामा एंड लॉन्ग नरेटिव पोएम्स। अब जो ब्लैंक वर्स का सच पूछिए तो इसकी कहानी यूं जाती है कि ब्लैंक वर्स सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था अर्ल ऑफ सरे ने अपनी लेखनी में, अपनी बुक्स में लिखना शुरू किया।
अब उनको देखकर फिर उस टाइम पे जो है विलियम शेक्सपियर बहुत प्रभावित हुए, उन्होंने यूज करना शुरू किया, धीरे धीरे वो स्प्रेड हो गया ब्लैंक वर्स। क्योंकि इससे क्या होता था कि ऑथर्स एंड पोएट्स को जो है मतलब बहुत ज्यादा बंधा हुआ नहीं महसूस होता था, उनको राइमिंग नहीं करनी होगी, लेकिन बस वो मीटर को फॉलो कर लेंगे और राइमिंग वो नहीं करेंगे, तो थोड़ी थोड़ी बंदिशें कम हो जाती थी। तो इस तरह से ब्लैंक वर्स का चलन काफी चल पड़ा। तो ब्लैंक वर्स को यूज किया गया वर्स ड्रामा में, जैसे कि विलियम शेक्सपियर ने अपने ड्रामाज में, जैसे स्पेशली हैमलेट की सॉलिलोक्वी ले लीजिए, उसमें भी ब्लैंक वर्स का यूज किया गया है। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। तो इन सब चीजों में वर्स ड्रामा वगैरह में ब्लैंक वर्स यूज किया गया। फिर लॉन्ग नरेटिव पोएम्स जैसे कि टिंटन एबे में भी जो है ब्लैंक वर्स का यूज किया गया है। ओनली मीटर नो राइम, फिर से रिपीट कर रही हूँ कि ब्लैंक वर्स में जो है ऑथर या पोएट जो है वो सिर्फ मीटर को फॉलो करता है, मीटर के रूल्स फॉलो करेगा, लेकिन राइमिंग स्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं देगा। अब ये लाइंस देखिए, एग्जाम्पल है ये टिंटन एबी से लिया हुआ। 5 years have passed, 5 summers with the length of 5 long winters, and again I hear these waters rolling from their mountain springs with a soft inland murmur. अब अगर हम फर्स्ट लाइन को देखते हैं तो देखिए यहाँ पे आयम्बिक पेंटामीटर का तो रूल फॉलो हुआ है, आप देख लीजिए। 5 years, 5 short years long, ठीक। have passed, unstressed, stressed। 5 some, okay, then MERS with the length। मीटर फॉलो हो रहा है, आयम्बिक पेंटामीटर, लेकिन अगर राइमिंग स्ट्रक्चर पे ध्यान दे तो क्या ये कहीं राइम कर रहे हैं? चाहे लेंथ ले लीजिए, इस वर्ड को लीजिए, लेंथ है, यहाँ हेयर है, देन वी हैव हियर स्प्रिंग्स, यहाँ पे मर्मर। कोई भी वर्ड बिल्कुल भी राइम नहीं कर रहा है, अनराइम फॉर्म में है, तुकबंदी नहीं बैठ रही है। सो दिस इज ब्लैंक वर्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हमारा अगला टर्म है बुर्जुआ ड्रामा। स्पेलिंग देख लीजिए ध्यान से, और इसका प्रोनाउंसिएशन भी वही है जो हम बता रहे हैं, दैट इज बुर्जुआ ड्रामा। It is a realistic drama which presents aspects of middle class life. यानी ये एक ऐसा ड्रामा होता था जिसमें जो है मिडिल क्लास फैमिली की दिक्कतें, जो मेन हीरो होता था वो मिडिल क्लास फैमिली या लोअर मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता था, सर्विस क्लास का हो सकता था, और उसकी प्रॉब्लम्स, उसकी डोमेस्टिक लाइफ, उसके घरेलू जिंदगी में कैसी परेशानियां उसको उठानी पड़ती थी, किसी भी तरह की आर्थिक या सामाजिक इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था, उसी को इन ड्रामास में रिप्रेजेंट किया जाता था। यहाँ पे बताते चले कि एक्चुअली देखिए ये जो है 18th सेंचुरी की शुरुआत से ब्रिटेन में ये स्टार्ट हुआ था। अगर आपने ध्यान दिया हो तो पहले जितने भी ड्रामास वगैरह ज्यादातर होते थे उसमें जो मेन कैरेक्टर प्रोटैगनिस्ट होता था वो बहुत हाई रैंक का दिखाया जाता था, और अब धीरे धीरे फिर शुरुआत में 18th सेंचुरी के इस टाइप का शुरू हुआ जिसमें कि एरिस्टोक्रेटिक ना दिखा के, और इन्होंने अब दिखाना शुरू किया नए हीरो को जो कि एक ऑनेस्ट आदमी है, मिडिल क्लास को बिलोंग करता है, और उसकी जो राय होती है, उसकी आर्थिक सामाजिक जो भी राय उसकी बनते हैं वो इन्हीं सब चीजों पे सिमट के रह जाते हैं। जैसे कि आज भी देखिए मिडिल क्लास फैमिली का जो कोई भी बंदा होगा या कोई भी मेंबर है वो क्या सोचता है, उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, कहाँ पे नुकसान है, कहाँ पे फायदा है, या फिर समाज में उसकी इज्जत कहीं किसी हरकत से, किसी वजह से कम तो नहीं होगी। तो इसी टाइप का कैरेक्टर उस टाइम पे भी इस टाइप के प्रोटैगनिस्ट को पुट फॉरवर्ड किया गया,
और ये एक्चुअली एक पुल अवे था, जो दूसरे तरह के ड्रामास थे उसको हटा के ये एक स्ट्रगल था कि ड्रामास को ज्यादा रियलिस्टिक बनाया जाए, रियलिज्म इन ड्रामा लाने की कोशिश करी जा रही थी। और इस जेनर के मेन थे जी लिलो और डी डिडरॉट, ये सब मेन व्यक्ति थे उस टाइम पे जिन्होंने इसको डेवलप किया था। एंड देखते हैं एक एग्जांपल जॉर्ज लिलो की, यानी जी लिलो की द लंदन मर्चेंट, बुर्जुआज ड्रामा का एक एग्जाम्पल है। हमारा अगला टर्म है बर्लेस्क। ये शब्द का ओरिजिन इटालियन शब्द बर्लेस्को या बर्लो से है, जिसका अर्थ होता है जोक, मॉकरी या रिडिक्यूल करना किसी को। अच्छा, ब्रॉडर सेंस में देखें तो ये एक ऐसा स्टाइल है जिसमें कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो व्यक्त करने के लिए दूसरे को कैरिकेचर करते, दूसरे के रंग ढंग चलने वाले के ढंग को कॉपी करेंगे, इमिटेट करेंगे, और इस तरह से व्यक्त करते हुए वो इस तरह से पेश आते हैं कि जिससे पूरी ऑडियंस जो है हंसने लगती है, कॉमेडी हो जाती है। इसको कहते हैं बर्लेस्क। अब अगर थिएट्रिकल बर्लेस्क की बात करें तो इट इज अ थिएट्रिकल एंटरटेनमेंट ऑफ ब्रॉड एंड अर्थी ह्यूमर। तो इसमें इस तरह का है जैसे कि कैरेक्टर्स ऐसी परिस्थिति क्रिएट कर लेते हैं, सिचुएशंस जिसमें वो खुद ही खुद मतलब बिल्कुल कॉमेडी करने लगते हैं, दूसरे के रंग ढंग चलने फिरने बात करने के ढंग को कॉपी किया, कैरिकेचर किया, जिससे कि ह्यूमर उत्पन्न हो। और अर्थी ह्यूमर मतलब कि जो डेली लाइफ से हमारे जुड़ा हुआ है उस तरह का ह्यूमर होना, इसको अर्थी ह्यूमर कहते हैं। जैसे हमारी लाइफ, डे टू डे लाइफ से जिसे हम लोग रिलेट कर पाए, ऑडियंस जो है कनेक्ट कर पाए। अब ऑथर्स जो है बर्लेस्क कैसे उत्पन्न करते थे, तो देखिए इसके दो तरीके थे। जो है पहला ये था कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, उनको एक कॉमेडियन की तरह पेश कर दिया। कई मूवीज में आपने देखा भी होगा, अगर आपने मिस्टर इंडिया देखा हो तो उसमें श्रीदेवी ने चार्ली चैपलिन का रोल एक थोड़े से पार्ट पे किया था। तो मेन होता है कि अगर किसी प्रोटैगनिस्ट को, इस मेन कैरेक्टर को हमने थोड़ा फनी वे में दिखा दिया, तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा एक तरीका होता है जिसमें बिल्कुल ही अनइम्पोर्टेंट कैरेक्टर, जो साइड वाले कैरेक्टर्स हो, उनको बड़े ही सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही वैसे सीरियस टाइप के कैरेक्टर में दिखा दिया जिसमें वो सीरियस रह नहीं पाए। तो इस तरह से वो बर्डलेस को इंट्रोड्यूस करते थे। ये एक लिटरेरी और ड्रामेटिक डिवाइस। यहाँ पर बताते चले, पैरोडी का नाम तो आपने सुना होगा, जो पुराने सॉन्ग्स को मिमिक करके दूसरे नए सॉन्ग्स फनी तरीके से बनाते हैं। पैरोडी भी एक तरह की बर्लेस्क ही है। दूसरे पॉइंट्स देख लें इसके। इट कंसिस्ट ऑफ कॉमिक स्किट्स एंड शॉर्ट टर्म्स, यानी जैसे कि मैंने कहा कॉमेडी वाले हाथ से प्रत छोटे छोटे स्टेज पर ही जो नाटक है उसके अंदर थोड़ा सा छोटा सा एपिसोड हो गया। sometimes consists of striptease, यानी कभी कभी तो इसमें कपड़े फाड़ भी हो जाता है। आपने मूवीज में आराम से देखा होगा, राजपाल यादव वगैरह जो थे, जॉनी लीवर थे, कई बार उन्होंने जो ह्यूमर उभारने के लिए, कई बार ह्यूमर को उभारने के लिए या सीन को इस तरह से लिखा गया था कि कहीं ना कहीं उनके कपड़े फट जाते हैं या कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। तो ये बर्लेस में होता है कि जो है ह्यूमर को उभारने के लिए उसमें कभी कभी स्ट्रिप्टीज यानी कपड़े भी फाड़ दिए जाते हैं या कपड़े उतार दिए जाते हैं। चलिए बर्लेस से रिलेटेड एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक पोएम को देखते हैं जो बहुत ही कॉमन है, कभी न कभी आपने सुना ही होगा। देखिए, रोजेस आर रेड, वायलेट्स आर ब्लू, शुगर इज स्वीट एंड सो आर यू। अब देखिए इसमें राइमिंग स्कीम अगर आप देखिए तो यहाँ पे ए बी सी बी का राइमिंग स्कीम है कि नहीं? देखिए, ए रेड, बी ब्लू, स्वीट सी हो गया, यू। अब ये यू किससे राइम कर रहा है? ब्लू से। ए बी सी और ये इससे राइम कर रहा है यानी बी, तो ए बी सी बी। ठीक है, अब इसका बर्लेस्क वर्जन देखिए चेंज करके, जो कि एक पैरोडी के फॉर्म में है। देखिए, roses prick your fingers, violets make you sneeze, sugar fills your veins with fat, it's best you stick to peas.
अब इसमें भी राइमिंग स्कीम देखिए, ए, फिंगर्स, स्नीज बी, फैट सी, और ये पीस जो है किससे राइम कर रहा है, स्नीज से। तो ए बी सी डी। तो अगर आप देखिए जो बर्लेस्क वर्जन लिखा पोएम का, उसमें फॉर्मेट सेम रखा, लिखने का स्टाइल सेम, राइम स्कीम सेम था, लेकिन ये सेकंड पोएम क्या कर रहा है, ये पहले वाले पोएम को, ओरिजिनल पोएम को मिमिक कर रहा है। सब्जेक्ट जो है इसका, वो हर सब्जेक्ट को फनी तरीके से पेश कर रहा है, इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स बता रहा है, या इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स बता के ह्यूमर उत्पन्न कर रहा है, फनी बना रहा है इसको। ठीक है, तो हमने क्या किया, शब्दों को हमने फनी तरीके से पेश किया, सेम स्टाइल रखा, और इसको एक बर्लेस्क पोएम का फॉर्म दे दिया। अब यहाँ पे था रोजेस आर रेड, हमने यहाँ पे लिखा रोजेस प्रिक योर फिंगर्स, रोजेस में कांटे होते हैं, तुम्हारे फिंगर्स पे कांटे चुभते हैं। वायलेट्स आर ब्लू, इसको जगह लिखा वायलेट्स मेक यू स्नीज, वायलेट से तुम्हें एलर्जी है, तुम्हें छींके आती हैं। शुगर इज स्वीट, लेकिन शुगर से तो फैट बढ़ता ही है, तो शुगर से हमारे वेन्स में, खून में फैट जमता जाता है। एंड सो आर यू, उस लाइन का क्या बना है, इट्स बेस्ट यू स्टिक टू पीस। इसलिए अगर तुम्हें ये सब चीजें, शुगर वगैरह से फैट बढ़ती है, वायलेट से स्नीजिंग होती है, रोजेस तुम्हारे चुभते हैं उसके कांटे, तो ये बेटर है कि तुम इन सब चीजों को छोड़ो और पीस यानी मटर के साथ चिपके रहो, मटर को यूज करो। सो ये बर्लेस्क वर्जन हो गया पोएम का। आई होप थोड़ा बहुत क्लियर, काफी कुछ क्लियर हो गया होगा। हमारा अगला टर्म जो कि इस वीडियो का लास्ट है, बायोग्राफी। देखिए 17th सेंचुरी में के आखिर की तरफ ड्राइडन ने बायोग्राफी को डिफाइन किया था, द हिस्ट्री ऑफ पर्टिकुलर मेंस लाइव्स। और करंट सिचुएशन में इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन जाता है, इट इज एन अकाउंट और डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन अबाउट द लाइफ ऑफ अ पर्सन। बायोग्राफी यानी जीवनी में एक इंसान के बेसिक फैक्ट्स, उसके बचपन, उसकी एजुकेशन, उसका शिक्षा दीक्षा, उसका करियर कैसा था, उसके रिलेशनशिप्स अपने मतलब जैसे माता पिता से, उसकी वाइफ से, बच्चे, पूरी फैमिली के बारे में, और फिर एंड में उसकी डेथ कैसे हुई, अगर उनकी डेथ हो चुकी है व्यक्ति की, तो ये सारी डिटेल्स बायोग्राफी में यानी कि जीवनी में लिखी जाती है। और जैसे जो घटनाएं उनके जीवन में हुई है, जो एक्सपीरियंसेस उन्होंने फेस किए, उनसे वो किस तरह का कैरेक्टर डेवलप हुआ, और किस तरह का टेम्परामेंट है उनका, स्वभाव है, नेचर है, वो सब ये जो उनके एक्सपीरियंसेस, उनकी जीवन की घटनाएं, इनसे ये उभर के आती हैं किसी भी व्यक्ति की जिसकी बायोग्राफी लिखी जा रही है। और ये जो इंसिडेंट्स होते हैं, जैसे कि बचपन हुआ, फिर उसका यूथ हुआ, फिर मिडिल एज, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है, यानी एज वाइज। ऐसा नहीं होगा कि पहले हमने बिल्कुल सीनियर सिटीजन वाले एज का लिख दिया, फिर हम बचपन पे चले गए, ऐसे जब नहीं सकते, नहीं कर सकते, हम उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं। पहला बायोग्राफी लिटरेचर का मैं देना चाहूंगी शेक्सपियर अ लाइफ, जिसको कि पार्क होनन ने लिखा है। अगला है सैमुअल जॉनसन द्वारा लिखा गया लाइव्स ऑफ द इंग्लिश पोएट्स। थर्ड है जेम्स बॉसवेल का, ये बहुत फेमस है, लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन। तो ये बायोग्राफीज लिखी गई थी और काफी फेमस भी हुई थी अपने टाइम पे। और एक चीज का ध्यान यहाँ पे रखिएगा, बायोग्राफी वो होती है जब किसी की जीवनी कोई और व्यक्ति लिखता है, जैसे कि लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन की जीवनी जो है जेम्स बॉसवेल ने लिखी, तो ये बायोग्राफी कहलाई। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने विषय में लिखता है, अपनी ही जीवनी स्वयं लिखता है, तो वो ऑटोबायोग्राफी कहलाती है। That's all for now, friends, and I hope कि ये वीडियोस आपके काम आ रही हैं, आपको क्लियर हो रहे हैं आपके डाउट्स, and please do subscribe to my channel for further videos so that you get the intimations when the video will be released, and thank you for watching.